स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो या एनी कोई डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल पर जरूर आए और अपना पढ़ाई शुरू करें। तो दोस्तों, आज मैं लाइव आने वाला था, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण नेटवर्क में कुछ परेशानी आ रही थी, जिसके चलते मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ। बहुत कोशिश किया पर नेटवर्क वीक थी, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ा देता हूँ ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कल से मैं अपना टाइम देखूंगा कि कब हमारे पास नेटवर्क सही रह रहा है, तो हम जरूर लाइव आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सारा तैयारी लाइव का हो चुका था, लेकिन नेटवर्क इशू हो गया था, जिसके चलते हम नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों, नौ सैनिक शक्ति में कौन आगे था? चोल आगे था। आप लोग को ये पता है ना कि नौ सैनिक में चोल आगे था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल के बारे में कुछ मैं इतिहास बता रहा हूँ कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में जीतने वाला शासक तो था ही, और चोल वंश ने अपने नौसैनिक पर बहुत नौसेना पर जो है अधिक ध्यान दिया, और इसके बलबूते ही इन्होंने अपना जो साम्राज्य में विस्तार किया और जो भी श्रेय प्राप्त किया, वो नौ सैनिक इसका मजबूती के चलते। राजेंद्र चोल को और कहा जाता है गंगकोंड भी कहा जाता है राजेंद्र चोल को। और इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया था, और विजय प्राप्त करके श्रीलंका पर इन्होंने महेंद्र फाइव को बंदी बना लिया था। श्रीलंका का वो राजा था महेंद्र फाइव, और इसको बंदी बना करके इन्होंने श्रीलंका पर, ये जो था, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर, इसलिए आप लोग सुनिए और कैच कीजिए। और राजेंद्र चोल ने काट्रम एक जगह था, इस पर 1025 में इन्हें विजय प्राप्त किया। किस पर? काड्रम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो बंदरगाह विहीन देश है? और याद कीजिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों टिक लगाइए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि काजाकिस्तान है जो बंदरगाह विहीन देश है। और ये बंदरगाह विहीन देश होते हुए भी ये लैंडलॉक भी देश है, लैंडलॉक। और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब ये होगा, ये चारों ओर से जो है भूमि से घिरा हुआ है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। समुद्र और पानी जो है इससे मतलब नहीं है, चारों ओर से भूमि से ही घिरा हुआ है, उसे लैंडलॉक देश कहते हैं। और इससे पूर्व याद कीजिए कि मंगोलिया सबसे बड़ा लैंडलॉक देश था इससे पूर्व, लेकिन अब ये बन गया है काजाकिस्तान।
और एक और देश है नेपाल है, हम लोग का पड़ोसी देश जो नेपाल है, ये भी लैंड लॉक देश है। ये भी कहीं से सागर या समुद्र से इसका सीमा नहीं लगता है, चारों ओर स्थल ही स्थल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि मधुबनी, ठीक हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः बिहार राज्य से संबंधित है दोस्तों। किससे? तो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला जो है ये प्राचीन काल से चलती आ रही है बिहार में। मैं आप लोग का थोड़ा बता देता हूँ मधुबनी के बारे में, सुन लीजिए। ये प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है और वर्तमान में ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा मधुबनी पेंटिंग जो है ना, ये देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में, चित्रकला में, फिल्म शोध में, ये सारे चीज में विख्यात हो रहा है। समझ लीजिए कि बिहार से उठ करके देश में या देश से उठ करके विदेश में चला गया है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला में धार्मिक और लैंगिक दोनों प्रकार के चित्र का बनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर ऐसे कर लो, 151 क्वेश्चन नंबर, कि दुनिया में सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है ये। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप लोग को याद है ना, सहारा है। ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोग को याद भी होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो दोस्तों, और मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल जो है 84,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है 84,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 84,000 वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 152 क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को इसका स्थापना हुई थी। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसका जो स्थापना हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस एक्ट के अनुसार हुई थी? तो 1934 के एक्ट के अनुसार हुई थी, 1 अप्रैल 1935 का इसका गठन। अच्छा, पूछ दिया जाए कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में, और बना भी था 1955 में ही एसबीआई। आईसीआईसी बैंक कब बना था? 1955 में ही बना था, याद करते जाइए। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टमाटर क्या है, देखिए इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं और मार देते हैं, मार कर आ जाते हैं कि क्या सब्जी मार कर आ जाते हैं, लेकिन टमाटर एक फल है। ठीक है, ये भुलवाने वाला क्वेश्चन है। टमाटर तो हम लोग सब्जी के रूप में तो यूज करते ही हैं, लेकिन ये फल है। और टमाटर जो है, इसका टमाटर का क्या खाया जाता है, तो फल भी खाया जाता है, पूरा टमाटर खाया जाता है ना, थोड़ा इसमें निकालते हैं कुछ भी। फल भी मैंने पूरा फल। और टमाटर में कौन सा क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है। और केला में क्या केला में क्या खाया जाता है, तो अंतः फल भी ऊपर का छिलका निकाल कर फेंक देते हैं, अंतः का ही खाते हैं ना, अंदर का, तो इसलिए अंतः फल भी होगा। और गेहूं का क्या खाते हैं हम लोग, भ्रूण पोष खाते हैं या भ्रूण खाते हैं। नाशपाती को क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, उसका पुष्प खाते हैं। लौंग का क्या खाते हैं, कली खाते हैं। आम का क्या खाते हैं, तो मध्य फल भी खाते हैं। मध्य फल भी कैसे भाई, आम का सबका तो कुछ हुआ, इसका मध्य फल भी हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आम में जो है बाहर का भी छिलका निकाल कर फेंकते हैं और अंदर तो उसका गुठली होता ही है, तो अंदर का भी नहीं खाते हैं और बाहर का भी नहीं खाते हैं, बीच वाला खाते हैं, इसलिए मध्य फल भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीटी में पी किसे संदर्भित है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पर। और थोड़ा क्वेश्चन को याद ही नहीं किया जाता है, थोड़ा समझा भी जाता है, और समझिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, याद करिएगा तो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, थोड़ा समझा भी जाता है। डीपीटी में पी का अर्थ क्या होता है, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो देखिए डीपीटी में पी का अर्थ होता है परट्यूसिस। परट्यूसिस कहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस डीपीटी, देखिए डीपीटी में डी का अर्थ क्या होता है, डिप्थीरिया। पी का अर्थ होता है पिट्यूसिस, और टी का अर्थ क्या होता है, टेटनस। और डीपीटी का टीका जो बच्चों को दिया जाता है, कितना वर्ष के, कितना वर्ष के नहीं, ये 16 से 24 माह के बीच का आयु का जो बच्चा है उसी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, पुरुष प्रतिभागी की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये लिंगानुपात से हो गया, मैंने जितना भी लोग हैं, मैंने जनसंख्या है, मान लीजिए किसी राज्य है, ये राज्य तो ऑप्शन तो राज्य ही दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए कि ये राज्य चारों है, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल, इसमें कौन से राज्य में पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं के प्रति, यही पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो समझने में भी देर लग जाएगा। पुरुष प्रतिभागियों का अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो केरल में है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है ना, केरल में सबसे ज़्यादा है। हम्म, दोस्तों ऐसे तो पंजाब में भी है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, पंजाब और केरल दोनों। तो पंजाब में भी पुरुष प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा ही है, और केरल में, दोनों राज्य में ज़्यादा है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें हम तो दोनों लगाएंगे क्योंकि दोनों में ज़्यादा है। दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत में लिंगानुपात है 1000 पर कितना, मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है, तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, 1000 पुरुष पर 943 महिला है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बुध ग्रह पर
आपका वजन हो जाएगा 14.3 kg। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए ये कि बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। और सबका उपग्रह है, मंगल का फोमोस डिमोस है, शनि का टाइटन है, अपने पृथ्वी का जो है चंद्रमा है। इसी प्रकार से सबका है, लेकिन बुध का नहीं है। और ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा के शक्तियों के बीच का अनुपात कितना होता है? 11:5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन सा विभाजित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण है जी, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो सूरज की रोशनी को उसके अपवर्तन संगठक रंगों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? प्रकंद एक उदाहरण है। तो भाई प्रकंद किसका उदाहरण है? प्रकंद यहाँ पर दिया हुआ है, अदरक, लहसुन, शकरकंद और गाजर। इनमें से किसका उदाहरण है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अदरक का उदाहरण है ना। अदरक है, एक प्रकंद है। ये गाजर नहीं होगा, गाजर का तो जड़ होता है। लहसुन का तो तना होता है ना, और शकरकंद का भी जड़ होता है। अदरक है इसका प्रकंद का उदाहरण। ठीक है, अदरक है जो प्रकंद का उदाहरण है, और हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। ये गाजर का जो जड़ होता है और शकरकंद का जो जड़ होता है, जड़ तो होता ही है, ये दूसरा चीज हो गया। ये दूसरा चीज प्रकंद और कंद के बारे में पूछ रहा है। तो प्रकंद का उदाहरण अदरक ही है, और हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। आपको मैं बता दूं कि अदरक, हल्दी, सलकंद, धनकंद आदि भूमिगत तने का उदाहरण है। ठीक है, आलू किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है। कंद खाया जाता है आलू के। और कंद का उदाहरण हो गया आलू, और धन कंद का उदाहरण पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बंडा हो जाएगा, केसर हो जाएगा। बंडा और केसर। और जड़ का उदाहरण आपको बता ही दिए, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, शलजम हो गया, मूली हो गया, ये सब जड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर ब्लैक होल का नाम सुने हैं ना, उसी से चंद्रशेखर संबंधित थे। ये भारत का था, लेकिन जाकर अमेरिका में वैज्ञानिक बन गया था, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये भारत का ही था, लेकिन ये अमेरिका में जाकर के नागरिक हो गए थे, अमेरिका के नागरिक। तो दोस्तों ये वनस्पति ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर क्या क्वेश्चन है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होता है दोस्तों, सितारों पर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो सितारों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे भाई? तो ये सिगमंड फ्रायड जो थे, ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। याद कर लिए, VBI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था, 1989 में। और मैं बता दूं बर्लिन के बारे में, बता देता हूँ। तो सुनिए, बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, और ये जर्मनी के उत्तरी दक्षिण दोनों भागों में, दो भागों में बांटा गया है। जर्मनी के उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में। ठीक है,
1999 में मैं आपको बता दूं कि एक कृषि से संबंधित है। 1999 कृषि जो है कृषि से संबंधित कुछ हुआ था 1999 में। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर, मेरा क्वेश्चन एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे हो, अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप डी लायक क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम भी आगे बढ़ सके और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, हाँ, तो आपको ऐसा लगे कि ये ग्रुप डी लायक क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट टाइम मैं लाइव जरूर आऊँगा।